अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर फिज़िक्स टीचर डॉक्टर फैज़ आलम। हम लोग बेसिकली न्यूक्लियर फ़िज़िक्स कोर्स में यूनिट 4 जो कि न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ रिलेटेड है वो स्टडी कर रही हैं। और आज न्यूक्लियर फोर्सेस की सीरीज़ में हम लास्ट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है युकावा इंटरेक्शन पोटेंशियल फॉर मीज़ानिक फील्ड और युकावा इंटरेक्शन पोटेंशियल फॉर मीज़ान फील्ड। 1935 में जापानीज साइंटिस्ट युकावा ने ये कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर हर एक न्यूक्लियंस के इर्द गिर्द एक पार्टिकुलर फील्ड होती है जिसको मीज़ान फील्ड या मीज़ानिक फील्ड कहा जाता है। अगर कोई भी न्यूक्लियन इस मीज़ानिक फील्ड में आ जाए तो वो कंटिन्यूसली वर्चुअल मीज़ान एक्सचेंज करते हैं। वाई दे आर कॉल्ड वर्चुअल मीज़ान, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी हमने इनका जिक्र किया। इनको वर्चुअल मीज़ान इसलिए कहते हैं कि दे आर हाईली अनस्टेबल पार्टिकल और इनका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 1.8 10⁻⁸ और -9 सेकेंड नैनो सेकेंड के करीब। यानी ये पार्टिकल बनते हैं और फ़ौरन डिके हो जाते हैं अदर एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक गैमा रे फोटान और गैमा रे म्यू फोटान। तो इस तरह हम इनको वर्चुअल मीज़ान के नाम से पुकारते हैं। तो युकावा ये कहता है कि अगर प्रोटॉन को लें तो प्रोटॉन के इर्द गिर्द ये जो क्लाउड्स है, ये क्लाउड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीज़ान की फील्ड को, मीज़ानिक फील्ड। इसी तरह न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द भी एक पर्टिकुलर क्लाउड है जो मीज़ान फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों आपस में कंटिन्यूसली मीज़ान एक्सचेंज करते हैं। एक पार्टिकल इमिट करता है और दूसरा एब्जॉर्ब करता है। प्रोटॉन पॉजिटिव मीज़ान या पॉजिटिव पायांस ये इमिट करेगा और एज ए रिज़ल्ट न्यूट्रॉन जो है नेगेटिव मीज़ान इमिट करेगा। और इस तरह इस एक्सचेंज की वजह से, पार्टिकल के मेडिएट होने की वजह से, इन्हें मेडिएटिंग पार्टिकल भी कहते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल, एक फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है क्योंकि इनके मोमेंटम में चेंज आ जाती है। इस फोर्स को कहा गया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। अब अगर फोर्स है, हम ये जानते हैं कि जहाँ फील्ड होगी वहाँ पोटेंशियल भी होगा क्योंकि इसकी आपस की इंटरेक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी है न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, याद रख लो। तो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया में एक पोटेंशियल होगा जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। हर मैक्रो ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर फील्ड है तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ भी है और अगर फील्ड स्ट्रेंथ है तो हम कहते हैं कि उस स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक यूनिट मास लेते हैं। तो फोर्स पर यूनिट मास इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और उसके करस्पॉन्डिंग एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एसोसिएटेड है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल ले ले तो चार्ज के सराउंडिंग एरिया में क्या होगा? फील्ड। और उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम यूनिट चार्ज का सहारा लेते हैं, टेस्ट चार्ज जिसे कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में यूनिट मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कैपिटल ई। तो इस ई के साथ एसोसिएटेड एक पोटेंशियल है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इन ए सिमिलर फैशन याद रख लो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस के इर्द गिर्द जो फील्ड है मीज़ानिक फील्ड, इस मीज़ानिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग भी एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है जिसको कहा जाएगा न्यूक्लियर पोटेंशियल। बाद में इसको, क्योंकि इसको युकावा ने डेवलप किया, इसको युकावा पोटेंशियल के नाम से पहचाना गया। तो इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए एक वेव इक्वेशन हम बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस के साथ एसोसिएटेड उनके वेव फंक्शन को कंसिडर करेंगे। और वेव फंक्शन हम कंसिडर करेंगे तो हम क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हुए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सहारा लेंगे और इसके सॉल्यूशन तक जाएंगे और एट द एंड हमें फेमस युकावा पोटेंशियल और न्यूक्लियर पोटेंशियल मिलेगा। तो हम यूज़ करते हैं वेव इक्वेशन के लिए, टू ऑब्टेन वेव इक्वेशन फॉर मीज़ानिक फील्ड वी कंसिडर द आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, कि ये एक आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फॉर एम की बेस में आ जाएगा पाई, क्योंकि दिस इज मास ऑफ पायांस आर मीज़ान। सी स्पीड ऑफ लाइट है, पी मोमेंटम ऑपरेटर है और ई एनर्जी ऑपरेटर है। याद रख लो, हम क्लासिकल अप्रोच नहीं स्टडी कर रहे हैं। अगर क्लासिकल अप्रोच यूज़ करते तो ई टोटल एनर्जी होती, पी लीनियर मोमेंटम होता। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली
यही कैपिटल ई जो है दिस इज़ एन ऑपरेटर, कि जब ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो हमें कुछ वैल्यूज़ देता है। तो इस ऑपरेटर की वैल्यू है कैपिटल ई आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, दिस इज़ स्मॉल ए, इसको स्मॉल ए कह दें, और ये एनर्जी ऑपरेटर है। और मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट डेल, ये डेल 3 डायमेंशनल स्पेस में है, याद रख लो, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के। और हम स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की शेप हमने एज्यूम की हुई है कि स्फेरिकली सिमेट्री है, तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आएगा। दिस इज़ मोमेंटम ऑपरेटर। ऊपर वाली जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है ये इक्वेशन 1 है। ई और पी क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर है, इन दोनों को ए बी कह दें, तो यूजिंग ए एंड बी इन 1, तो इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज़ डालें तो देखें ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर की जगह क्या आएगा, आयोटा एच का डेल बाई डेल टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी ऑपरेटर की वैल्यू माइनस आयोटा एच का डेल होल स्क्वायर और बाय सी स्क्वायर, और ये टर्म प्लस एम स्क्वायर सी 4 एज इट इज़ रहेगी। अब इसमें आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर, और राइट साइड पे देखें माइनस का स्क्वायर प्लस और आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो आपके पास टर्म माइनस मिलेगी, एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर और बाहर वाला सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4 एज इट इज़। अब इसमें ये जो एच कट स्क्वायर और डेल एच कट स्क्वायर और सी स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, सी स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है और एच कट एच ओवर 2 पाए, तो पूरी इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 2 है, इसको डिवाइड करें एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर से। तो तवज्जो दे, लेफ्ट साइड पे जब मैं इसके नीचे एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड करता हूँ तो एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर डेल बाई डेल टी होल स्क्वायर। राइट साइड पे एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों जब मैं डिवाइड करूंगा एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर से, ये दोनों नंबर कैंसिल हो गए, तो आपके पास रह जाएगा माइनस डेल स्क्वायर प्लस, इस टर्म को देखें, देखिए सी 4 है तो डिवीजन में सी स्क्वायर, सी 4 को कैंसिल करेगा, ऊपर सी स्क्वायर और एच कट स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब इसमें ये जो माइनस डेल स्क्वायर है इसको दूसरी तरफ ले जाएं, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये प्लस हो गया डेल स्क्वायर, ये टर्म उसी तरह माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर डेल बाई डेल टी होल स्क्वायर, और ये टर्म भी दूसरी तरफ ले जाएं, ये माइनस हो जाएगी, माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच कट स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हम कहते हैं कि ये जो पायॉन्स हैं एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल है, अगर हम इनको एज ए वेव ट्रीट करें और इनका एक वेव फंक्शन हो साई, तो इंट्रोड्यूसिंग पायॉन वेव फंक्शन साई, तो ये इक्वेशन 3 क्या बनेगी, डेल स्क्वायर माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर डेल बाई डेल टी होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो साई है इसका एक नाम है, दिस साई इज कॉल्ड स्केलर मीज़ान पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड स्केलर मीज़ान पोटेंशियल। जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर आपने एक स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी किया है और एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल स्टडी किया है, तो दिस साई इज कॉल्ड स्केलर मीज़ानिक पोटेंशियल भी बोला जाता है या मीज़ान पोटेंशियल। अब ये जो इक्वेशन 4 है ये एक बड़ी फेमस इक्वेशन है, इसे कहा जाता है दिस इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट वेव इक्वेशन फॉर पायॉन फील्ड एंड इज नोन एज केलियन-गॉर्डन वेव इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन को बेसिकली ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक फॉर्म है, तो इस इक्वेशन को कहा जाता है केलियन-गॉर्डन वेव इक्वेशन। ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी होगी, ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ना ये यूटिलाइज हो रही है पायॉन एक्सचेंज के साथ, तो इसका नाम भी वही है। अब हम इसमें से टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट सेपरेट करते हैं, तो जो देनी है ये साई याद रख लो दोनों के साथ है, ये साई डेल स्क्वायर के साथ भी है, ये साई ये जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है इसके साथ भी है, और ये जो कांस्टेंट फॉर्म कांस्टेंट नंबर है इसके साथ भी है। तो मैं इसमें से साई को इस टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, टाइम वाली टर्म से, ये माइनस है और इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो देखें 1 ओवर सी स्क्वायर डेल बाई डेल टी होल स्क्वायर इक्वल टू साई, ये राइट साइड आ गया, और जो दूसरी टर्म है डेल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच कट स्क्वायर और बाहर साई, ये लेफ्ट साइड रहेगा। तो इस तरह ये दो हिस्सों में केलियन-गॉर्डन इक्वेशन जो है दो हिस्सों में डिवाइड होगी, राइट साइड इसका टाइम डिपेंडेंट पार्ट है और लेफ्ट साइड इसका टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स
में जो वर्चुअल मीज़ान एक्सचेंज होता है उस वक्त जो पोटेंशियल एसोसिएटेड है वो स्टडी कर रहे हैं। अब न्यूक्लियंस प्रोटॉन की कंपोजिशन पे जाएं तो उसमें 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स होता है, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क्स होते हैं। अब यहाँ पर सोचना ये है कि अगर आप श्रोडिंगर मैकेनिक्स को ही लें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन का टाइम डिपेंडेंट पार्ट और टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट, ये किन सर्कमस्टांसेस में अप्लाई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसके साथ एसोसिएटेड होने की वजह से कि श्रोडिंगर इक्वेशन में जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, याद रख लो न्यूक्लियस के बाहर जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसका एक फिक्स्ड इंटरवल होता है, लाइफ साइकिल होता है, लाइफ टाइम होता है कि वो 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁸ सेकेंड इंटरवल तक एक्साइटेड स्टेट में स्टे करता है, डीके होके वापस आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। तो ये उसका एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम है ना, क्योंकि ये एलिमेंट्री पार्टिकल है लेकिन टाइम तो है ना। तो इस तरह का केस जब आप बाउंड इलेक्ट्रॉन को कभी भी ग्राउंड स्टेट से उसकी नॉर्मल स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ बाय एनी मीन्स, आइदर थ्रोइंग लाइट, टेम्परेचर अप्लाई करके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे के, या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फॉल करके, तो उस वक्त हम कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन का कौन सा पार्ट लेते हैं, टाइम डिपेंडेंट पार्ट। वी अप्लाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एज ए टाइम डिपेंडेंट फॉर्म। तो क्वार्क्स जो हैं जिन्होंने न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को क्या रखा हुआ है, एक बाउंड स्टेट में रखा हुआ है, और उनके दरमियान भी एक पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है जिसे कहा जाता है ग्लूऑन। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कंपोजिशन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्वार्क्स ने अपने आप को भी बाइंड रखा हुआ है, यूनाइट रखा हुआ है, फ्री स्टेट में नहीं है, विद एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन। और उनके दरमियान जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड कलर फोर्स, उसको कलर फोर्स कहते हैं। लेकिन ये हमें इल्म नहीं है कि ये कितने टाइम तक अपने आप को बाइंड रखेंगे और कब से रखे हुए हैं। ज़ाहिर है जब से यूनिवर्स बनी है, ये पार्टिकल की इब्तदा हुई है ड्यूरिंग बिग बैंग थ्योरी, तो ये उस वक्त से हैं। तो इसमें हमें टाइम स्पेसिफिक नहीं पता चल रहा, तो इस पे हम क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट लगाएंगे। तो यहाँ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेफ्ट साइड पे मास ऑफ पाई मीज़ान सी स्क्वायर और एच कट, इसको एक कांस्टेंट नंबर ले लें, एम पाई सी और एच कट, दिस इज कॉल्ड के कह सकते हैं, यू कह सकते हैं। सो इक्वेशन 5 बिकम, तो डेल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय साई इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर डेल बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल बाय साई, ये इक्वेशन 6 हो जाएगी। अब इसमें ये जो राइट साइड का है टाइम डिपेंडेंट पार्ट, इसको हम जीरो कर लेंगे। वी ओनली डीलिंग टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट, यानी ये जो कैलियन गार्डन इक्वेशन वेव इक्वेशन आई है इसका हम टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट लेंगे। तो लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे, हमारी जो सेक ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड के साथ है, ये पार्ट इसका ज़ीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, सेपरेटिंग टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पार्ट, तो डेल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। तो आप ज़रा गौर से देखें, ये स्फेरिकल सिमेट्रिक वेव इक्वेशन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर भी ये यूज़ करती है, बहुत ही कॉमन इक्वेशन है ये। तो पायान के लिए हमने टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट लिया। अब इसका सोल्यूशन, हम इसका सोल्यूशन सॉल्व नहीं करते हैं, अच्छा ये बहुत लेंथी सोल्यूशन है, हम सिर्फ कहते हैं कि द पॉसिबल एक्सेप्टेबल स्फेरिकल सिमेट्रिक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 इज साई इक्वल टू जी एक्सपोनेंशियल माइनस के आर डिवाइडेड बाय आर। अब इसमें g क्या चीज़ है, g इज ए कांस्टेंट फैक्टर which represents strength of pion field. This strength of pion field is somewhere similar to strength of the field produced by charge particle in electromagnetic field theory, कि जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड होती है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर पायन फील्ड की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो ये कांस्टेंट फैक्टर या कांस्टेंट नंबर g जो है ना ये रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर होगी। और बाकी टर्म को देखें, एक्सपोनेंशियल माइनस के आर ओवर आर, ये हमारे पास जो वेव फंक्शन है इसका जो पोटेंशियल मिलेगा वो कैसा पोटेंशियल मिलेगा हमें, इस इक्वेशन को देखें, एक्सपोनेंशियल माइनस के आर, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा हमें।
ये मैं नीचे चल के बताता हूँ। इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्केलर मीज़ान पोटेंशियल, और sometime it is called, in time important point, वन पायन एक्सचेंज पोटेंशियल, कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस के दरमियान जब सिंगल पायन एक्सचेंज होता है तो सिंगल पायन के एक्सचेंज होने से जो पोटेंशियल एसोसिएटेड है दैट इज कॉल्ड वी आर इक्वल टू माइनस जी एक्सपोनेंशियल माइनस के आर ओवर आर। मैंने नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया बिकॉज दिस पोटेंशियल आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल है तो हमने क्या लिया है माइनस साइन, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, यानी अगर न्यूक्लियंस एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर में थ्योरेटिकली बताया था कि जूं न्यूक्लियंस एक दूसरे से यानी न्यूक्लियर डायमेंशन से बियॉन्ड चले जाती हैं तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, वैनिश हो जाती है, निग्लिजिबल हो जाती है। तो फिर जब न्यूक्लियर फोर्स वैनिश हो जाएगी इट मीन फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, मेसोनिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। जब फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी फोर्स डिसअपीयर होगी तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह आप लोगों का अर्थ की फील्ड है, आप इस फील्ड से बाहर जाते हैं, जो आप फील्ड से दूर हो रही हैं फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो रही है और उसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एट इन्फिनिटी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एसोसिएटेड विद अर्थ मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सिमिलर काम यहाँ आ रहा है कि आप इस पूरे न्यूक्लियस को अर्थ ट्रीट कर लो, तो आप इससे दूर होते जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो युकावा ने देखे थ्योरेटिकली बड़ा ज़बरदस्त आंसर हमें दिया कि आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने कहा ये जो इक्वेशन 9 है ये वन पायन एक्सचेंज पोटेंशियल है, लेकिन हर 2 न्यूक्लियन के दरमियान 2 पायन एक्सचेंज होते हैं। तो फॉर 2 पायन एक्सचेंज तो आपके पास इसमें क्या चेंज आएगी, वी आर इज इक्वल टू माइनस जी स्केयर एक्सपोनेंशियल माइनस के आर ओवर आर। नाउ जी स्केयर इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये आपस में कपल्ड की हुई होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जब आपस में मीज़ान एक्सचेंज करते हैं तो मैंने कहा था ना कि ये अपना स्टेटस चेंज करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, तो ये कपलिंग कांस्टेंट फैक्टर आ गया। अब इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ इस चीज़ को, इस मैथमेटिकली इक्वेशन 9 को, या जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है, ये जिसको युकावा पोटेंशियल भी कहते हैं, दिस इज नोन एज मोस्ट कॉमन युकावा पोटेंशियल। आपने इसको याद रखना है माइनस जी एक्सपोनेंशियल माइनस के आर ओवर आर। तो जिस तरह रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ एन इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय सम फैक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है। रेडियो एक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ में एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन आता है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। करंट जो डिक्रीज होती है कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ना मोस्ट कॉमन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम आर को एक्स एक्सिस के लांग ले, पोटेंशियल को वाई एक्सिस के लांग ले, मैंने अभी कहा था कि नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। 0 कहाँ होगी, अभी मैंने अर्थ की एग्जांपल दी है कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जब न्यूक्लियंस न्यूक्लियर डायमेंशन से क्या हो जाएंगे, बियॉन्ड हो जाएंगे, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास जब तक न्यूक्लियन बाउंड स्टेट में है, आपस में वर्चुअल मीज़ान एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उनका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो 0 से नीचे आना है, -0.1 -0.2 -0.4, और 0 के ऊपर वाली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, +1 +2। अब डिस्टेंस इधर इंक्रीज हो रहा है, तो आप देखें जो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है पोटेंशियल एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस डिस्टेंस पे जाके देखें 0.5 फर्मी, ये फर्मी डिस्टेंस है, 0.5 फिर 1 फर्मी, 3 फर्मी, 3.5 फर्मी, तो देखें पोटेंशियल जाते जाते क्या हो गया, 0 हो गया। ये 2 कर्व इसलिए हैं, एक सिंगल पायन एक्सचेंज के लिए है और दूसरा डबल पायन एक्सचेंज के लिए है। तो डबल पायन एक्सचेंज में पोटेंशियल जल्दी डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू सिंगल पायन एक्सचेंज पोटेंशियल। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग पोटेंशियल था। तो इसको जब युकावा ने डेवलप किया फॉर द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है एक्सपेरिमेंटली जो है वेरीफाई करता आ रहा है। तो ये पूरा चैप्टर जो है ना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5 न्यूक्लियर मॉडल की तरफ हम बढ़ेंगे। सी यू अगेन।